हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5 द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंड ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था दैट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी दो बॉडी या दो हाउसेस होते हैं। उसमें एक होती है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। एंड उसके बाद हमने ये जाना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर होते हैं। एंड जो भी पावर प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है वही लगभग सेम पावर गवर्नर के पास स्टेट में होती है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अबाउट चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली becomes the chief minister. The chief minister includes her trustworthy colleagues in the council of ministers. Like the prime minister, who is the executive head of union, the chief minister is the head of the state executive. तो जो भी लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का इन लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही होता है कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी वोट्स जीतती है वो रूलिंग पार्टी हो जाती है, और उस रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो लीडर लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर बन जाता है, मतलब वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो जाता है। अब चीफ मिनिस्टर अपनी ही पार्टी से जो सबसे उसके ट्रस्टवर्दी कलीग्स हैं उनमें से चूज करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे। मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें अपने अलग अलग मिनिस्टर्स को वो दे देता है और वो सब मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन का, उसी तरह चीफ मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। The government of the state is run in the name of governor, but in reality the administration is carried out by the chief minister. State में क्या होता है, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह जो गवर्नमेंट होती है वो रन तो करती है गवर्नर के नाम पे, लेकिन असलियत में रियलिटी में जो हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है चीफ मिनिस्टर। नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो एक चीफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्रिएशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। आफ्टर प्रोवाइडिंग द मेजॉरिटी द चीफ मिनिस्टर फॉर्म्स her council of minister. This is a challenging task because in order to make the council more representative, various regions and social groups, scheduled caste, scheduled tribes, other backward caste, women and minorities etc. have to be accommodated. तो जब मेजॉरिटी पार्टी को मिल जाती, मेजॉरिटी वोट्स मिल जाते हैं, पार्टी बन जाती है, चीफ मिनिस्टर भी हो जाते हैं, तो वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करते हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। क्यों चैलेंजिंग टास्क होता है? क्योंकि किसी भी काउंसिल फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को तो वो चूज करेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग निकल कर आए और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट हो। तो इसीलिए उसे इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा अलग रीजन से लोगों का आना, अलग सोशल ग्रुप से आना। मतलब उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उसके बाद बैकवर्ड क्लास हो गए, वुमेन हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई, इन सब का आगे आना और इन सब का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ही क्योंकि आप खुद सोचिए कि यदि हमारे स्टेट के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखेंगे, और यदि उसमें सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग रहेंगे तो वो दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम कैसे कर पाएंगे? उन्हें दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों की प्रॉब्लम कैसे पता होगी? नहीं पता होगी। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग बाहर आए और वो मिनिस्टर्स बने और हर कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे या दूसरों के लिए खड़े होकर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे।
If no party secures a clear majority, different parties can come together to form the government. In such case, the chief minister has to perform the difficult task of giving a place to all the constituent parties in the alliance. और यदि ऐसा होता है कि किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो अगेन हमने कोalition गवर्नमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था, ऐसा ही कुछ होता है कि अलग अलग पार्टी सामने आती हैं एंड मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के लिए मुश्किल हो जाती है, क्यों? क्योंकि दूसरे पार्टी के लीडर्स को भी उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट portfolios among the ministers. While distributing portfolios, he or she has to consider the political experience, administrative skills, awareness of public opinion, leadership qualities, etc. तो अब नेक्स्ट डिफ़िकल्ट काम जो होता है चीफ मिनिस्टर के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेलेक्ट करने के बाद उन्हें अलग अलग पोर्टफोलियोज देना, मतलब उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स देना जिसके वो हेड होंगे। तो जब भी चीफ मिनिस्टर ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं ऑफ पोर्टफोलियोज, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसा है ना। पॉलिटिकली हम जिसे भी मिनिस्टर बना रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनमें कि नहीं है, ठीक है। और उन्हें लोगों के ओपिनियन के बारे में कितना पता है या वो लोगों के लिए कितना वर्क करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं। क्योंकि यदि आप किसी भी मिनिस्टर को हेड बना रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। क्योंकि आप खुद समझिए, एक डिपार्टमेंट संभालने के लिए हेड का एज अ लीडर वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भी डिफ़िकल्ट काम होता है फॉर चीफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं होता कि चूज़ कर लिया मिनिस्टर्स एंड उनके बाद कहा जिसको जो डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है रख लो, नहीं। नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स, द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर collectively responsible to the legislative assembly. The chief minister bears the ultimate responsibility of the efficient administration. अब जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और साथ ही साथ उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये सब अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। मतलब अपने किसी भी एक्शन के लिए, अपने किसी भी एक्ट के लिए जो भी ये कर रहे हैं उसके लिए इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली को जवाब देना पड़ता है, सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट। और चीफ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे संभाले और कैसे संभाले, इफ़िशिएंटली वो एडमिनिस्ट्रेशन करे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। मतलब एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो। यदि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं तो उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करें, और यदि वो नहीं करते हैं तो उन्हें आंसर करना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। Absence of cooperation and coordination between departments can affect the working of the government. Therefore, the chief minister has to resolve conflicts between departments and ensure that they work towards the same goal and in the same direction. और यदि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हैं, तो इफ़िशिएंटली गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। बहुत ज़रूरी होता है कि ये लोग मिलकर, एकजुट होकर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करें। और इसीलिए चीफ मिनिस्टर जब भी किसी दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आती है तो उसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ ये इंश्योर करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर जो कॉमन गोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली चाहती है गवर्नमेंट से करवाना, तो वो चीज़ मिलकर ये सारे करें। नाउ कमिंग टू लीडर ऑफ द स्टेट, जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कंट्री, द चीफ मिनिस्टर लीड्स द स्टेट. The chief minister has to make new policies by taking note of problems and concerns of people and work towards the welfare of the people of the state. तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का लीडर होता है, वैसे ही चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का लीडर होता है। चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि वो नए नए पॉलिसीज़ को बनाए,
कैसे बनाएं? लोगों की प्रॉब्लम्स देखें, लोगों की नीड्स, लोगों की परेशानियां, हर चीज़ों को देखें और साथ ही साथ लोगों के उसके स्टेट के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए वो काम करें। The people look at the Chief Minister as a problem solver. The Chief Minister intervenes in issues facing the state and comforts the people. और चीफ मिनिस्टर ऑफ कंट्री नाम जैसे ही आता है, लोगों के दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसी को भी चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आई नो, इसके बाद यदि आपको थोड़ा बहुत भी रियलिटी का आइडिया होगा तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि हम तो अपने चीफ मिनिस्टर से कभी मिल ही नहीं सकते, तो कैसे हम अपनी परेशानियां अपने चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। या फिर ऐसी बहुत सारी केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर नहीं हो रहा है कुछ जगहों पे। आई नो रियलिटी बहुत अलग है, पर यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं हम एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। रियलिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कौन रूल कर रहा है, कौन सी पार्टी रूल कर रही है एक्सेट्रा, तो उस चीज़ को तो हम असाइड रखते हैं। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुक की लैंग्वेज की एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक चीफ मिनिस्टर लोगों के लिए बनाया जाता है एंड एक चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की हर तरह की प्रॉब्लम वो सॉल्व करे। साथ ही साथ एक स्टेट में कुछ भी परेशानी आ रही है तो उसे सॉल्व करना चीफ मिनिस्टर का काम होता है और लोगों को कंफर्ट पहुंचाना चीफ मिनिस्टर का काम होता है। Maharashtra is one of the progressive states in India. The state leads in sectors like education, industry, service sector, health and social security, etc. A terror attack and Naxalite left-wing extremist movement active in certain regions are the two main challenges facing the state of Maharashtra. तो हमारे महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस कर रहा है एंड यदि इंडिया के बाकी स्टेट देखें तो महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा ही ऑलरेडी डेवलप्ड है। और हमारी जो अलग अलग सेक्टर्स है जैसे एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड हैं ऑलरेडी हमारे स्टेट में। लेकिन हमारे स्टेट के जो दो मेन प्रॉब्लम है वो पहला है आतंकवादी एंड दूसरा है नक्सली। ये दो परेशानियां हैं जिससे हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या पड़ते हैं, लेकिन हम स्टिल इनसे फाइट कर रहे हैं एंड सून ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।